हाँ आरिफ सर, सर। कैसे हो? सर एकदम बढ़िया। आपसे बात वगैरह अच्छा हो गया। आप बताइए कैसे हो? हम्म। कर दो शुरू फिर। सर मैं खाना खा रहा हूँ इस टाइम। आप कर सकते हो थोड़ी देर, अच्छा बस अच्छा। फिर मैं कर। मैं सोच रहा जी था सर। कि मैम वगैरह एक दो कोई आए तो। ऐसा है नहीं कि क्यों नहीं। और कोई भी सर है ना, महावीर सर है, थोड़ा सर, अभिषेक है, या कोई भी सर चाहे तो, अभिषेक क्योंकि सर थोड़ा शुरू सा। करोगे क्या आज? हाँ जी सर। अभिषेक सर, हाँ शुरू करोगे क्या? जी पढ़ोगे क्या लेसन? सर। हाँ सर, पढ़ दूंगा, पर आप समझा देना आप। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे बीच में। एक तो आपकी जहाँ कोई आवाज चीज। बहुत है ना धीरे आ रही है, अभिषेक सर की। कोशिश करूंगा सर तेज ठीक बोलने है। की। सर एक सेकंड। कोशिश करने से ही होंगे अभी। आपको भी पता चलेगा कि भी कई बार क्या होता है कि लेसन पढ़ने से क्या होता है कि जो आंकड़े होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आते हैं दिमाग में और वो याद भी रहते हैं। कई बार चीज़ें सुनने से कम याद रहती है, ज़्यादा बोलने से ज़्यादा फर्क पड़ता है। चलो बताओ सर। मानव बस्तियां। आज का पाठ है मानव बस्तियां। मानव बस्ती का अर्थ है किसी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिनमें मनुष्य रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं। अतः बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों का समूहन और उनके संसाधन आधार के रूप में क्षेत्र का आवंटन सम्मिलित है। ये थोड़ी परिभाषा दे रखी है मानव बस्ती, इनका अर्थ दे रखा है। बस्तियों का आकार और प्रकार में भिन्न होती है। उनका परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक होता है। आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना बदल जाती है। साथ ही बदल जाते हैं पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी। बस्तियां छोटी और विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुल अवस्थित हो सकती हैं। विरल और विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती हैं, गांव कहलाते हैं। दूसरी ओर कम किंतु बड़े अधिवास द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में विशेषीकृत होते हैं, जो इन्हें नगरीय बस्तियां कहा जाता है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के आधारभूत अंतर निम्नलिखित है। इसमें पहला पॉइंट है, ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक अर्थ क्रियाओं से करती हैं, जबकि नगरीय बस्तियां एक और कच्चे माल से प्रक्रमण और तैयार माल से विनिर्माण तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर करती हैं। नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं और न केवल निवासियों को बल्कि अपने पक्ष भूमि की ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। नगरीय और नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध परिवहन और संचार परिपथ के माध्यम से स्थापित होता है। अगला है, ग्रामीण और नगरीय बस्तियां सामाजिक संबंधों अभिवृत्ति और दृष्टिकोण की दृष्टि से भी भिन्न होती हैं। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं और इसलिए उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में जीवन ढंग जटिल और तीव्र होता है और सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। जी सर, थोड़ा समझा दीजिए। एक बार सर, आप थोड़ा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया अभी। जी हाँ सर, ये नीचे ये यहाँ तक कंप्लीट हो गई, ये पॉइंट दे रखे हैं 3 बिंदु। जी। थोड़ा सा और कर दीजिए, फिर इसमें से क्या समझाने लगा, कुछ है नहीं वैसे आप जो ना मेन मुख्य। हाँ। आप जो नगरीय बस्तियां उसके बाद में जैसे आएंगे ना भारत में नगरों का विकास यहाँ तक चलते हो आप हम्म, आगे वाले फिर पेज देखा। तक।
तीसरे पेज तक, क्योंकि ये तो मानव बस्तियां जो हमने लास्ट जो 11th क्लास में पढ़ी थी ना, वही है नॉर्मल की भी। यहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय होते हैं तो वो ग्रामीण बस्तियां हैं, और ज़्यादा नगरीय बस्तियां हैं तो वहाँ पर क्या है कि द्वितीयक और इसके अलावा विनिर्माण उद्योगों के कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था थोड़ी सुदृढ़ बनी हुई है। ये भी इसी प्रकार के हैं। जी सर। बाकी कोई होगा तो बताएं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार प्रकार पढ़ते हैं। बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र में विस्तार और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होता है। भारत में कुछ 100 घरों के युक्त संहत अथवा गुच्छित गांव विशेष रूप से उत्तरी मैदान में एक सार्वत्रिक लक्षण है। फिर भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां अन्य प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारक दशाएं उत्तरदायी हैं। इनके अंतर्गत पहला है भौतिक लक्षण। भौतिक लक्षण के अंतर्गत आता है भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता। दूसरा है सांस्कृत और मानव जातीय कारक, जिसमें सामाजिक संरचना, जाति, धर्म, ये सभी आती हैं। तीसरा पॉइंट है सुरक्षा संबंधी कारक, चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा करते हैं। बृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा जा सकता है। ये ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा जा सकता है, जिसमें पहला है गुच्छित, संकुलित अथवा आकेंद्रित। दूसरा है अर्धगुच्छित अथवा विखंडित। तीसरा है पल्लीकृत, और चौथा है परिक्षेप्त अथवा एकांकी। तो हम पहला पढ़ते हैं गुच्छित बस्तियां। कुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक संहत अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र है। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारागाहों से पृथक होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करते हैं, जैसे आयताकार, आर्य, रेखीय इत्यादि। ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से सहत गांवों में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में है। राजस्थान के जल के अभाव में जल उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने सहत बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। दूसरा, अर्धगुच्छित बस्तियां। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां परिक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े संहत गांव के पृथक्कन अथवा विखंडित के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। ऐसी स्थितियों में आमतौर पर जमींदार और अन्य समुदाय गांव के केंद्रीय भाग में आधिपत्य कर लेते हैं, जबकि समाज के निचले तबके के लोग और निम्न कार्यों में संलग्न गांव के लोग बाहरी हिस्सों में बसते हैं। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। तीसरा है पल्ली बस्तियां। कई बार भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बट जाती है, किंतु उन सब का नाम एक ही रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, डांडी इत्यादि कहा जाता है। किसी विशाल गांव एक ऐसा खंडी वन प्राय सामाजिक और मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। परिक्षिप्त बस्तियां। परिक्षिप्त बड़े बस्तियां बड़े रूप में क्या भारत समझे सर आप?
बड़े बड़े रूप में बताओ सर क्या चीज होती है भाई, मतलब गुच्छित बस्तियां क्या होती है? गुच्छित बस्तियां गुच्छित वो बस्तियां बस्तियां होती है जहाँ गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, मतलब एक पास साथ में पास। इकट्ठा बहुत सारे लोग, हाँ पास पास है। उसके बाद में अर्धगुच्छित है कि टूटे हुए प्रारूप के अंदर है, थोड़ा सा कहीं है थोड़ा सा कहीं है, तो है वो एक पूरा क्षेत्र, जैसे 10 किलोमीटर के एरिया में लोग रहते हैं परंतु गुच्छे के रूप में नहीं रहते हैं, इकट्ठे संगठित नहीं है परंतु छोटे छोटे हैं, 50 घर एक जगह 50 एक जगह, तो वो अर्धगुच्छित हो गए। उसके बाद में पल्ली बस्तियां, पल्ली बस्तियों के बहुत सारे प्रकार भी बताए हम इसमें, एक अलग से इसमें जैसे पन्ना, पाडा, पाली, नगला और ढाणी, ये इनके अलग प्रकार है। जैसे वर्तमान में ढाणी, जो ढाणी शब्द है ना, ये कई बार अपने व्यवहारिक रूप से हम जानते भी हैं उसको, तो ढाणी से हम समझ सकते हैं। तो ढाणी असल में पल्ली बस्तियां ही होती है, वो ढाणियों का एक समूह होता है। देखोगे कभी गांव से जस्ट बाहर निकलते हैं, कोई भी किसी गांव से बाहर निकलोगे तो अब निकलते ही जस्ट बहुत सारी ढाणियां आएगी, परंतु गांव से बहुत ज्यादा दूरी पर ढाणियां क्यों नहीं है? क्योंकि जो गांव के पास में जो ढाणियां होती है ना, वो अपनी आवश्यकता आपूर्ति है ना, वो गांव की दुकानों से और जो बस स्टैंड वगैरह है वहां की आपूर्ति वहां तक कैचमेंट एरिया में रहते हैं, परंतु इतना भी दूर नहीं जाते जिससे कि वो बहुत ज्यादा दूर हो जाए, जिससे कि उनके आवागमन और उनके पर जो संसाधन है वो प्रभावित हो। ये ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है भी, असल में गांव का जो प्रारूप है वो किस प्रकार से देखा जा सकता है, तो आपसे पूछ ले भी गुच्छित, संकुलित, संकुलित क्या होता है? पढ़ा था ना संकुल, संकुल बताए थे ना पहले, संकुल एक इकट्ठा होते हैं जिनके मकानों की जो दीवारें होती है वो सटी हुई होती है, तो संकुल कहलाते हैं, वो आकेंद्रित होते हैं। तो वो पूछ सकता है गुच्छित है, अर्धगुच्छित है, पल्लित है, ये किसके प्रकार है? क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा, ये किसके प्रकार है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है ये। और असल में क्या है कि क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ोगे ना आप, तो लगभग है कि आपको पता चल जाएगा इससे। हाँ जी सर, नेक्स्ट कीजिए। जी अगला है परिक्षिप्त बस्तियां, जिसे एकाकी बस्तियां भी कहती हैं। भारत हम्म। में परिक्षिप्त अथवा एकांकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकांकी झोपड़ियों अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों अथवा चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। बस्ती का चरम विक्षेपण प्राय भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों में भूमि संसाधन आधार की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल के अनेक भागों में बस्ती का यह प्रकार पाया जाता है। ये प्रक्षिप्त बस्तियां जो कि जंगलों में और झुग्गी झोपड़ियों के रूप में पाई जाती है, जंगलों पहाड़ियों में। इनमें मेघालय राज्य हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, केरल के कुछ भागों में ये बस्तियां प्राय पाई जाती हैं। अब आते हैं नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियों के विपरीत ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सामान्य सेहत और विशाल आकार की होती हैं। ये बस्तियां अनेक प्रकार के अकृषि, आर्थिक और प्रशासकीय प्रकारों में संलग्न होती हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों से प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ा होता है। अतः वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी, शहरों और नगरों की श्रृंखलाओं के माध्यम से संपन्न होता है। इस प्रकार नगर गांवों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़े होते हैं और वे परस्पर जुड़े हुए होते हैं। आप मानव भूगोल मूल सिद्धांत, ये पहले भी पुस्तक में आ चुका है। तो ये कहना चाह रहे हैं नगरीय बस्तियां प्राय जो कि अकृषि और आर्थिक प्रशासनिक कार्यों में संलग्न होती हैं और इनमें सेवा और विनिमय के प्रत्यक्ष रूप से देखे जाते हैं, मंडियां, नगरों में श्रृंखलाओं माध्यम से। नगरों में, भारत में नगरों का विकास। भारत में नगरों का अभ्युदय प्रागैतिहासिक काल से हुआ है, यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन से लग रही है। यहाँ से आगे इसके सारी बाद लाइनें इंपॉर्टेंट है, अपना दिमाग खुला रखना और आराम से पढ़ते जाना, और हर एक चीज को अपने आप अंडरलाइन करते जाना, सारा इंपॉर्टेंट है इससे आगे। पढ़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में थे। इसके बाद का समय नगरों का विकास का साक्षी है। यह समय 18वीं शताब्दी
में यूरोप के भारत आने का आवधिक उतार चढ़ावों से रहा है। विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर आते हैं। तो हम पढ़ते हैं पहला प्राचीन नगर। प्राचीन नगर भारत में 2000 से अधिक वर्षों में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। वाराणसी इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। प्रयाग, इलाहाबाद यानी पाटलिपुत्र, पटना, मदुरई देश के प्राचीन नगरों में कुछ अन्य उदाहरण है। प्राचीन नगरों में वाराणसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, प्रयाग और पाटलिपुत्र और मदुरई। अब आते जी, मध्यकालीन नगर। वर्तमान के लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा है। इनमें से अधिकांश का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ है। ये किला नगर जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडरों पर हुआ है। ऐसे नगरों में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर महत्वपूर्ण है। आधुनिक नगर। अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया है। तटीय स्थानों में अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पुडुचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पत्तन विकसित किए। वीडियो कॉलिंग सर किसकी है? नरेंद्र सर वीडियो कॉल बंद करो सर। आधुनिक नगर हैं, इन्होंने अंग्रेजों और यूरोपीय जो भारत में आए थे उस समय तो सर्वप्रथम सूरत, गोवा, दमन और ये पुडुचेरी वगैरह में इन्होंने नगर स्थापना की, जो कि आधुनिक नगर के रूप में जाने जाते हैं। अंग्रेजों के बाद में 3 मुख्य नोडों में मुंबई जैसे प्राचीन बंबई, चेन्नई जैसे मद्रास, कोलकाता यानी कलकत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की और उनका अंग्रेजी शैली का निर्माण किया। अपनी प्रभाविता को प्रत्यक्ष रूप से अथवा रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया। सिविल, प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्रों को जोड़ा। 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों को आधारित नगरों को भी जन्म हुआ। जमशेदपुर इसका एक उदाहरण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि औद्योगिक केंद्रों में जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरैनी के रूप में विकसित हुए। कुछ पुराने नगर महानगरों के चारों ओर अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुए, जैसे कि दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम इत्यादि। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी संख्या के मध्यम और छोटे नगरों का विकास हुआ। जी सर। सर कुछ जी। अब भारत का नगरीकरण पे आ गए ना अपन। जी नगरीकरण। हाँ, इससे पहले जो 3 चीज हमने पढ़ी हैं उसके बारे में, जो भारत के नगरों का जो विकास सर बता रहे थे कि यहाँ से इंपॉर्टेंट है, प्राचीन नगर है, मध्यकालीन नगर है और आधुनिक नगर है। इसके जो उदाहरण दे रखे हैं ना, जैसे आपसे पूछ लेगा कि मदुरई है वो कौन सा नगर है, आपसे पूछेगा इलाहाबाद जो है वो कौन सा नगर है, आपसे पूछेगा जो प्राचीन। पांडिचेरी है वो कौन सा है, जयपुर कौन सा है ना। इस तरीके से जितने भी उसमें उदाहरण दे रखे हैं ना शहरों के, ये आप हाईलाइट कर लीजिए। क्योंकि अपने जब अपन नगरीकरण पढ़ते हैं और जब अपन वो शायद पीजी लेवल में भी है टॉपिक अपन अच्छे से, तो उसमें ये जो नगरों की चर्चा होती है अच्छे से, उसमें जो प्राचीन, मध्य और आधुनिक नगरों की बात की जाती है उसमें, है ना, उसको आप उदाहरण को जरूर इसमें हाईलाइट करना, क्योंकि यहाँ से उदाहरण, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे शहर होंगे लेकिन जो ये उदाहरण दे रखे हैं इनको आप एक बार हाईलाइट कर लें तीनों में, क्योंकि मैं अभी जस्ट आपसे आंख बंद करके पूछूंगा इसमें से थोड़ी देर बाद में जब ये चैप्टर खत्म होने वाला है।
ये जो जितने जैसे मैंने उससे पूछा दिल्ली कौन सा है ना, इसमें हैदराबाद कौन सा है, इस तरीके से। लेकिन अब एक्चुअल क्या है कि कुछ हो सकता है इसमें कोई 19-20 कोई कमी भी हो, वो भी देख लेंगे अगर कोई चीज़ ऐसी रहेगी तो। बाकी आपको मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से आएगा। और अभी इसके बाद में जो सर ने इसमें पढ़ा था कि 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जो है जन्म हुआ है। कुछ जो औद्योगिक जो नगर वगैरह है वो 1850। इसका मतलब ये है कि औद्योगिक क्रांति लगभग कब आई है, औद्योगिक है ना उस हिसाब से जो ये बता रहे हैं। तो 19वीं शताब्दी चल रही थी 1850 के आसपास के। उसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगर जो जैसे चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है ना, गांधीनगर है, दिसपुर है, ये वाले उदाहरण दे रखे हैं इसमें। इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें जुड़ जाएंगी एक दूसरे से। फिर उसके बाद में इसमें आगे भी दे रखा था कुछ जो अनुषंगी कुछ ऐसे रूप में दिल्ली के चारों तरफ जो गाजियाबाद वगैरह ये चीजें, क्योंकि एक वो अनुषंगी जो साथ में है ये है ना, उस तरीके से गुरुग्राम है, रोहतक है, आप वैसे भी नॉर्मल क्षेत्रों को जानते हो। अब इसमें आएगा भारत का नगरीकरण। सर आप पढ़ रहे हो मैं पढ़ दूं? पढ़ दो आप। ठीक है। अब कह रहे हैं भारत के नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब क्या हो गया कि नगर बढ़ता हुआ जा रहा है, नगर में मतलब जनसंख्या आ रही है, जैसे अपन कहते हैं नगरीकरण, उसका प्रसार हो रहा है मतलब उस तरीके से। तो ये कह रहा है कि नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरी जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। कुल जनसंख्या में नगरीकरण जो जनसंख्या है उसके प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो नगरीकरण था 31, मतलब लगभग 32 मान ले, 31 मान ले अपन है ना नॉर्मल। उसके अलावा जो अब आप देखो ग्रामीण कितना है, लगभग अपन मोटा मोटा करते हैं कि भाई 70 के आसपास इस तरीके से अपन करते हैं, तो वो मतलब 6.8 पॉइंट कुछ ऐसा हो जाएगा है ना, 68 पॉइंट कुछ। और ये 31.16 है, वो 84 हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको एक मोटा मोटा अंदाजा होना चाहिए नगरीकरण और ग्रामीण में, वो इससे अंदाजा लग जाएगा आपको। तो ये कहता है कि जो विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। क्योंकि विकसित देशों की बात करते हैं हम जब उल्टा है इसका विपरीत, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ हमारे जो विकासशील देश हैं यहाँ पर 70% लगभग जनसंख्या गांव में निवास करती है और 30% नगरों में निवास करती है। जबकि हम विकसित देशों की बात करते हैं, इसकी पहले भी चर्चा हुई है कि इसके विपरीत मतलब 70% जो जनसंख्या है वो नगरों में विकास करती है। कहाँ पर? जहाँ विकसित देश हैं। उसके अलावा वहां पर जो 30% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। उस तरीके से बता रहे हैं कि ये जो विकसित देश है इसके विपरीत काफी है। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। अब ये आपके सामने दे रखा है कि 20वीं शताब्दी को पूछ सकता है कि नगरीकरण के लिए कितना गुना बढ़ी है, 11 पर है ना, 11 गुना बता रहा है। नगरीकरण केंद्रों के विवर्धन और नए नगरों के आविर्भाव ने देश के नगरीय जनसंख्या की वृद्धि की है। भाई नए नए केंद्र हो गए उद्योगों की, जैसे अपन स्थापना देखते हैं, कुछ वैसे भी देखते हैं अलग अलग और भी आवर्धन के लिए, मतलब और भी कोई कारण हो सकते हैं कई, तो नगरीकरण बढ़ रहा है। नगरीकरण के सार्थक भूमिका जो है निभाई है, किंतु नगरीकरण में वृद्धि दर पिछले 2 दशकों में धीमी हुई है। पिछले 2 दशकों की बात कर रहा है, उसमें थोड़ी धीमी नगरीकरण की जो है स्पीड है उसको कम कर दिया है। आगे कहता है कि जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे जो कुछ चित्र बच रहे हैं ये चीज हम लास्ट में देखेंगे अब है ना, जितना हो चुका है इसको एक बार कंप्लीट करें, ज्यादा नहीं है। तो फिर जितने भी टेबल है आंकड़े हैं इनको लास्ट में देखेंगे एक बार, ये कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि वो आंकड़े अब हम देखेंगे ना, तो 2011 के अंतरिम आंकड़े दे रखे हैं, ना कि अंतिम। अंतिम और अंतरिम में फर्क है, जो पहली बार जारी करते हैं उनको अंतरिम आंकड़ा बोलते हैं, और जब बिल्कुल फाइनल हो जाते हैं उसको अंतिम बोलते हैं। तो उस तरीके से मोटा मोटा हम उसका अंदाजा लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है कि जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। भाई जनसंख्या का आकार है वो किस आधार पर, मतलब उसको बड़ा छोटा उस तरीके से हम देखते हैं अलग अलग। 10 लाख से अगर 50 लाख है तो उसको क्या कहेंगे, 50 लाख से अधिक है तो उसको क्या कहेंगे। जो मेगालोपोलिस पढ़ रहे थे हम है ना, मेगा सिटी वगैरह उस तरीके से। ठीक है। ये कहता है भारत की जनगणना नगरों को 6 वर्गों में विभक्त करती है, वर्गीकृत करती है, जो तालिका 4.2 में दे रखा है। अब 4.2 कहाँ पर है? 4.2 पहले रखिएगा, 4.2 ठीक है होगा देखेंगे। तो तालिका 4.2 में प्रदर्शित किया गया 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को नगर अथवा प्रथम वर्ग का नगर कहते हैं। जिसमें 1 लाख जनसंख्या होगी या उससे अधिक होगी, 1 लाख से प्लस, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे, आपके सामने दे रखा है कि भाई प्रथम वर्ग का नगर कह देंगे, या फिर नगरीय केंद्र को नगर कहते हैं उसको है ना, नगर कहते हैं ये नॉर्मल नगर। और प्रथम जो दृष्टि से जो नगर बनता है वो 1 लाख प्लस की जनसंख्या के हिसाब से बता रहा है। फिर आएगा 10 लाख, 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहेंगे। ये आपको पता रहना चाहिए है ना, इसमें दे रखा है महानगर क्या होगा। फिर आएगा मेगा सिटी जो आती है पर वो जो 50 लाख प्लस होगी। तो आगे कहता है कि 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है, मेगा सिटी है ना। इस तरीके से आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। एक तो किसकी बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि 1 लाख से लगभग अधिक हो रही है। फिर 10 लाख से 50 लाख की बात कर रहे हैं,
उसके लिए हमने क्या शब्द यूज किया, महानगर। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने किया 50 लाख से अगर अधिक जनसंख्या है वहां पर, यानी कि 5 मिलियन से अधिक, तो हम देखेंगे क्या देखेंगे इसमें कि भाई मेगा नगर कहते हैं उसको। ठीक है, बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर, नगरी नगरीय जो संकुल है, एक नगरीय संकुल में निम्नलिखित 3 संयोजकों में से किसी एक का समावेश होता है। इसमें कह दे रखा है कि एक नगर व उसका संलग्न नगरीय बहिर्वर्ती, दूसरा दे रखा बहिर्वर्ती के सहित अथवा रहित दोनों अथवा अधिक जो समस्पर्शी नगर है, तीसरा है एक अथवा अधिक संलग्न नगरों के बहिर्वर्ती से युक्त संवर्ती। जैसे इसमें बता रखा है कि या तो एक नगर हो सकता है ना, जब नगर धीरे धीरे बढ़ेंगे, फिर वो ऐसा भी होता है कि जैसे नगर वो भी विस्तार कर रहा हो तो 2 नगर एक साथ जुड़ सकते हैं, उसके अलावा अधिक भी जुड़ सकते हैं, उस तरीके से बता रहे हैं बहिर्वर्ती। जब उसमें करेंगे तो ग्रोथ होगा उसमें, है आउट ग्रोथ। ठीक है, ये तालिका 4.2 से स्पष्ट है कि भारत की 60% नगरीय जनसंख्या प्रथम वर्ग के नगरों में रहती है। इसका मतलब हमारे यहाँ जो नगर भी है ना, उसमें भी जो प्रथम नगर है, जो पहली बार बने, मतलब प्रथम जो हम कहते हैं प्रथम वर्ग के जो नगर है, उसमें लगभग 60% जनसंख्या रहती है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, जो प्रथम नगर के इन्होंने शब्द लिया तो लगभग कितनी जनसंख्या होगी वहाँ पे, 1 लाख या प्लस, है ना, उस तरीके से। आगे कहता है कि 468 नगरों में से 53 नगर जो या नगरीय संकुल महानगर है। किस दिनों में से, अगर हमारे 468 नगर हैं उस टाइम के, जब ये आंकड़ा आए थे 2011 वाले, तो उसमें से लगभग कितने 53 नगरीय से हैं जो नगरीय संकुल महानगर के रूप में है। ठीक है, आगे कहता है कि इसमें से 6 मेगा नगर हैं। मतलब अब आपको पता चल गया महानगर मेगा नगर में क्या फर्क है। महानगर तो हो गया 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या, और 50 लाख प्लस है वो मेगा। मतलब आप समझो कि इसमें 468 कुल नगर दिए थे, उसमें से 53 तो कौन थे, महानगर, और 6 कौन से हैं, मेगा नगर इसी के अंतर्गत, जिसमें से प्रत्येक की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होगी। पांचवें भाग में जो भाग से अधिक 21% नगरीय जनसंख्या इन मेगा नगरों में रहती है। तो ये कहता है कि जो 5 भाग वे से अधिक, मतलब जैसे एक भाग हम मतलब 20% हो जाता है 100 में से, 500 भाग, उससे भी वो अधिक, यानी कि 21% बता रहा है, वो लगभग इन मेगा नगरों में रहती है, उस तरीके से बताया इन्होंने। इसमें से 1.84 लाख लोगों के साथ जो है बृहन मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। ये बृहन नगर, जो बृहन मुंबई हो सकता है शब्द दिया गया है उसके लिए कोई, तो सबसे बड़ा जो नगरीय संकुल वृत है वो मुंबई है। वृत शब्द है। वृत ही होगा, वृत है वृत ही वृत, होगा। हाँ वृत ही है। हाँ, उसी को हो सकता है उसी के शब्द यूज किया होगा। ठीक है, वृत मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद देश अन्य मेगा नगर हैं। तो मेगा नगरों के आपके सामने कुछ उदाहरण है। चारों तो अपने महानगर हो गए, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है ना, और कोलकाता है। दिल्ली, मुंबई, पहले चेन्नई, कोलकाता, और 2 बेंगलुरु है, उसमें हैदराबाद मुख्य रूप से दे रखे हैं। हाँ 6 बताए हैं जी, इसमें सिर्फ। हाँ हाँ। 4 तो महानगर हो गए जो गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं, हम्म, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 तो वो हो गए। 2 कौन से हम्म, रह गए, चेन्नई और बेंगलुरु रह गए। नहीं, नहीं, बेंगलुरु हैदराबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद, हैदराबाद। हाँ हम्म, हैदराबाद रह गए। जो 6 मेगा नगर है ना, मेगा उदाहरण दे सकता है आपको, मेगा नगर कौन सा शामिल नहीं है ना, इस हम्म, तरीके से। क्योंकि अपने जब हम नगरीय भूगोल पढ़ते हैं उसमें मेगा सिटी वगैरह ये चीज हम पढ़ते हैं, नॉर्मली कुछ सिद्धांत वगैरह पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई चीज है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखी चीजें नगरों का। एक और एक क्वेश्चन हम्म, था छोटा सा। इन हम्म, नगरों की संख्या, महानगरों की संख्या, इनकी संख्या कब ज्ञात करनी पड़ती है हमें, मतलब कब पता चलता है कि भारत में इतने नगर हो गए, इतने महानगर हो गए। ये जब जनगणना करते हैं ना, तब जनगणना के आंकड़ों में हमें पता चलता है ये इतने गांव है, इतने सरपंच है, इतना ये है, इतना ये सारा बायोडाटा है, कौन कौन सा बड़ा हो गया। फिर यहाँ पर जो जो क्षेत्र का भी थोड़ा संयुक्त रहता है कि कौन सा क्षेत्र किस में होगा, जो परिसीमन आयोग बनते हैं तो वो इससे संबंधित होते हैं ज्यादातर। तो इस कारण से अब देखो ये सारे आंकड़े ना 2011 के आंकड़े हैं। कल वाले 2 टॉपिक, आज वाला टॉपिक, ये 2011 के आंकड़ों पर ही आधारित है, क्योंकि इस बुक का पहला ही चैप्टर 2000 जनसंख्या और घनत्व उस पे था। जी ठीक है सर। जी, ये कह रहा है कि नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। इसका मतलब हो गया कि लगभग उसके जो कार्य वगैरह है, किस किस तरीके की क्या सेवाएं हैं, है ना, उनकी क्रियाओं का आधार पर जो अपन बांट देते हैं नॉर्मली, उनको देख रहे हैं। ये कहता है कि नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण अपने केंद्रीय अथवा नोडीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त अनेक नगर और नगरीय विशेषीकृत सेवाओं का निष्पादन करते हैं। भाई एक ऐसा नगर है, नगर का भी कोई केंद्र होता है, वो केंद्र हो सकता है क्या काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो नगर किस तरीके से काम कर रहा है, जो विशेषीकृत जो सेवा वगैरह है उनके बारे में बता रहा है। कुछ
कुछ शहरों और नगरों को कुछ निश्चित प्रकारों में विशिष्टता प्राप्त होती है। कुछ स्पेशल कोई कार्य के लिए कोई जाना चाहता कोई शहर, जैसे अलीगढ़ के ताले, इस तरीके से अपन देखते हैं ना, जैसे कहीं की कोई चीज फेमस है, कोई चीज किसी चीज के लिए फेमस हो सकती है ना, इस तरीके से। ठीक है, आगे कहता है कि उन्हें कुछ विशिष्ट जो उनके प्रकार उत्पादकों को सेवाओं के नाम से जाना जाता है, उनके लिए जाना जाता है। किसी भी प्रत्येक शहर अपने प्रकार्य करता है, प्रमुख अथवा विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों और मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अब देखते हैं प्रशासन शहर या नगर, जो प्रशासन संबंधित है। फिर पढ़ेंगे हम एक औद्योगिक सेकंड नगर। सर, जी, ये नोडिये क्या चीज होता है सर? ये इसका केंद्र होता है, नोड, ये मतलब जो मेन जो मुख्य जो होता है ना, केंद्र शहर का, हम्म। वो। एक व्यक्ति है जो जयपुर से तो 60 किलोमीटर दूर है और अलवर से वो 20 किलोमीटर दूर है, तो उसको कहाँ जाना चाहिए कोई सामान खरीदने के लिए? अलवर। अलवर जाना चाहिए, परंतु फिर भी वो अगर 60 किलोमीटर की दूरी, किसी भी सामान के लिए 60 किलोमीटर की दूरी जयपुर के लिए तय करता है ना, तो वो नोडीय बिंदु है उसका। कहने का मतलब उस क्षेत्र का अपनी तरफ आकर्षित करने का जो तरीका है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो उसको आकर्षित करता है और बहुत सी चीजों को जोड़ता है वो, इस कारण से राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है। इस कारण से इसी में लिखा हुआ है ना कि नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण जब हम करेंगे ना, कि कौन सा उद्योग के आधार पर है, कांच उद्योग के आधार पर है, लकड़ी पर है, किस प्रकार है, वो तो है प्रकार्यात्मक। परंतु इसकी पहली लाइन क्या कहती है कि अपनी केंद्रीय अथवा नोडीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त अनेक शहर और नगर विशेषीकृत सेवाओं में निष्पादन करते हैं। उसके बाद की बात है, यानी कि खुद में वो पहले नोडीय होता है। तो इस कारण से क्या है कि सेवाओं का विशिष्टीकरण होता है और कुछ एक इनकी विशेषताएं होती है जो कि हर चीज को आकर्षित करती है। ठीक है, नोडीय सिंपल सा टर्म है, बस बाकी ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि अभी कुछ नगर पड़ेंगे अपने कार्य के आधार पर, जैसे कुछ प्रशासन के आधार पर जाने जाएंगे भाई, वहाँ का प्रशासन के लिए वो जाना जाते हैं। कुछ औद्योगिक नगर होंगे, कुछ हम पढ़ेंगे परिवहन नगर, कुछ पढ़ेंगे हम वाणिज्य के लिए, कुछ खनन के लिए, और कुछ पढ़ेंगे हम जो जिस छावनी वगैरह होती है, गेरिशन बोलते हैं जिनको, उनके लिए। तो सबसे पहले हम बात है प्रशासन। प्रशासन आप लगभग देखते हैं राजधानियां ज्यादा होती है, जैसे दिल्ली की अपने भारत की राजधानी दिल्ली है ना, राजस्थान की राजधानी जयपुर, इस तरीके से जो ज्यादातर या जैसे देश या राज्य की राजधानी होती है, ज्यादातर उसमें प्रशासन संबंधित ज्यादा, और भी हो सकता है अलग से, लेकिन एक मोटा मोटा हम आपको बता रहे हैं। ये कहता है कि उच्चतम क्रम के प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को जो है क्या कहते हैं, प्रशासन नगर कहते हैं। कौन सा कहते हैं? प्रशासन नगर। जिसमें उदाहरण है जो, ये आपको थोड़ा सा मोटा मोटा आपको याद, ऐसे नॉर्मल आप देख सकते हैं इन चीजों को। इसमें दे रखा है चंडीगढ़ है, नई दिल्ली है, भोपाल है, शिलोंग है, गुवाहाटी है, इम्फाल है, श्रीनगर है, गांधीनगर है, जयपुर है, चेन्नई है। लगभग आप देखोगे सब ये किसी न किसी चीज की राजधानी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रशासन वगैरह अपना ज्यादातर कहाँ चलता है भाई, राजधानियों में। उस तरीके से आप थोड़ा सा देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, इसके अलावा आगे जो प्रशासन वो दे रखे हैं हमें नगर, वो अलग अलग तरीके से इसमें दे रखा है नगर, आप औद्योगिक नगर, जैसे मुंबई है ना, सेलम है, कोयम्बटूर है, मोदी नगर है, जमशेदपुर है, और हुगली है, भिलाई है। इस तरीके से ये जो है ये उद्योगों के लिए जाने जाते हैं। तो ये अपने कार्य के आधार पर जिस तरीके से जाने जाएंगे वो ये, आपको थोड़ा थोड़ा ये भी पता रहना चाहिए कौन सा नगर कहाँ पे है, मोटा मोटा, ताकि कुछ चीजें ऐसा हो सकता है कोई याद ना हो। जैसे ये सेलम कहाँ पर है, तमिलनाडु या कहीं और जगह, कोई भी एनीवन? तमिलनाडु में। ठीक है, इस तरीके से आपको एक नॉर्मल जैसे कोई भी चीज होती है अपने सामने होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें परिवहन। परिवहन नगर में जैसे हम पढ़ते हैं कि जो अपनी क्या बोलता है कि ये पत्तन नगर होते हैं, जहाँ मतलब बंदरगाह वगैरह होते हैं, आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न रहते हैं। जैसे कांडला बंदरगाह होता है, कोचीन है ना, कोझिकोड है, और विशाखापट्टनम है। इस तरीके से फिर आगे दे रखा है इसमें कि कुछ आंतरिक परिवहन की धुरियां भी हैं, जैसे धुलिया है ना, और मुगल सराय है, और इटारसी है, इस तरह कटनी है। तो ये नगर परिवहन नगर है। इस तरीके से आपके सामने चीजें हैं। फिर आगे दे रखा है इसमें वाणिज्य नगर। वाणिज्य नगर व्यापार वाणिज्य से संबंधित जो शहर होते हैं उनके बारे में, उसमें कोलकाता है, और सहारनपुर है, और सतना है। इस तरीके से उदाहरण आपके सामने दे रखे हैं। फिर आगे देखते हैं हम इसमें खनन नगर। इसमें खनन नगर मतलब ये अपने खनन के लिए प्रसिद्ध है कहीं ना कहीं, जैसे रानीगंज है जो ये अपने पश्चिम बंगाल वाला है, झरिया है, डिगबोई है, अंकलेश्वर है ना, सिंगरौली है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि सिंगरौली, आपने नाम सुना होगा सिंगरौली,
क्योंकि दो शब्द आएंगे आपके बिल्कुल। सामने, एक तो सिंगरेनी है, एक सिंगरौली है। अगर कोई बता सके ये सब मतलब कहाँ के हैं ये दोनों, गुजरात में है सर कोई, ये। और किस चीज के लिए फेमस है, सिंगरेली कोई भी। तो यूपी में है। ये सिंगरेली पेट्रोलियम के लिए। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्या है, ये जो अपने भारत में गोंडवाना क्रम की जो कोयला पाया जाता है ना, उसके लिए ज्यादा फेमस। मध्य प्रदेश में सिंगरौनी, ये यूपी और एमपी की बिल्कुल सीमा पे है। सिंगरौली, रोली की बात कर रहा हूँ मैं, रोली है ना। और एक आता है सिंगरैनी, ये तेलंगाना का है। ये भी किसके लिए जाना जाता है, कोयले के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और हमारे सामने शब्द कौन सा है, रोली वाला, तो ये यूपी और एमपी की बिल्कुल सीमा एमपी। पर है। जी, एक नॉर्मली अपन जब आप वो पढ़ेंगे भारत में, तो वो चीजें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे करते हैं हम इसमें बात कि आगे इसमें फिर वो दे रखा है, क्या बता रखा है। अच्छा, ये छावनी वाला रह गया अपना, है ना, छावनी वाला रखने वाली देख लेते हैं। छावनी में कौन कौन सा, अंबाला की छावनी है जैसे, ठीक है, जालंधर है, महू है, और बबीना, और उधमपुर। इस तरीके से ये जो क्या है, कुछ छावनी नगर है जो इसके लिए फेमस है। आगे इसमें एक जो चित्र दे रखा है उसको बाद में देखेंगे। इसी में आगे आ जाते हैं अपन। ये कहता है कि नगरीय जो संकुलों, नगरों को राजकुल सूची वगैरह में आप कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन, ये थोड़ा देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है। भाई इनका जो उद्देश्य है वो शहरों को बढ़ावा देना है, जो आधारभूत सुविधाएं जैसे साफ और सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को जो है बेहतर सुविधा प्रदान करना। स्मार्ट जो शहरों को एक विशेषता, आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना है, जिससे जो क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके। साथ ही साथ कम संसाधनों को उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना में सतत एवं समग्र विकास पर ध्यान जाता है। सतत और समग्र विकास क्या होता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपन देख रहे थे उस तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो चीज है। और फिर इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य जो बढ़ते हुए शहरों के लिए वो लाइट हाउस का काम करते हैं, है ना। लाइट हाउस का मतलब जो उसको प्रकाश का काम करता है, मतलब ऐसा प्रकाश स्तंभ के तरह काम कर रहा है, क्योंकि जो नए नगर बढ़ रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं उस तरीके से। तो स्मार्ट सिटी एक मिशन योजना है ताकि इससे भाई शहरों का जो है विकास अच्छे से किया जा सके, स्मार्ट सिटियों का उस तरीके से। आगे कहता है कि भाई कुछ हम नगर पढ़ रहे थे, पहले भी पढ़े थे हमने, उसी में से एक नगर आते हैं धार्मिक नगर है, फिर शैक्षिक नगर है, पर्यटन नगर है। इस तरीके से नगर है। नगर किस चीज के लिए फेमस है, इस तरीके से जैसे अगर नाम से कुछ चीजों को पता चल जाता है, जिनका नहीं पता उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक नगर में वाराणसी है, मथुरा है, अमृतसर है, मदुरई है, पुरी, अजमेर, पुष्कर, ठीक है, और तिरुपति है, कुरुक्षेत्र है, हरिद्वार है, उज्जैन है। ये अपने धार्मिक और सांस्कृतिक के लिए जाने जाते हैं। शैक्षिक नगर में रुड़की है, वाराणसी है, अलीगढ़ है, और पिलानी है, और इलाहाबाद है। ठीक है, ये अपने नए शिक्षा केंद्र के रूप में। पर्यटनों में देखेंगे तो हम देखेंगे नैनीताल है, मसूरी है, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, जो उड़मंगलम, ऊटी, मतलब ये वहां पे है जहाँ पे दोनों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। अब आप बताओगे कहाँ पर मिलते हैं। तो माउंट आबू कुछ पर्यटन गंतव्य स्थान, इस माउंट आबू, अपने माउंट नीलगिरी आबू की को, पहाड़ियों में मिलते हैं हाँ सर, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट। जी बिल्कुल। नगर अपने प्रकार्यों में स्थिर नहीं है, इनके गतिशील स्वभाव के कारण प्रकार्यों में परिवर्तन हो सकता है, इनके कार्यों में परिवर्तन हो सकता है, ऐसा नहीं कि फिक्स है भाई, है ना। विशेषीकृत नगर भी महानगर बनने पर बहु प्रकार बहु प्रकार्यकारक बन गए हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक ही शहर कई कार्यों के लिए फेमस हो सकता है, जिससे उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रकार इतने अंतर्ग्रंथित होते हैं कि नगर को किसी विशेष प्रकार वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। केवल ऐसा होता है कि ग्रंथ के रूप में, मतलब ग्रंथि के रूप में, मतलब कई चीजों में जुड़े होते हैं, तो हम इसको अलग नहीं कर सकते इस तरीके से। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, आगरा है, यमुना नदी के तट पर आप देखते हैं वैसे यमुना। नॉर्मली। हाँ, पटना है, भोपाल है, और कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी होगा शायद, वहां पर है। उसके अलावा पटना भोपाल बिहार है, है, तो बिहार से होकर गुजरती है, बहुत सारी नदियां हैं ये सब। इस गंडक वगैरह ये शायद वहीं से तो जाते हैं, कौन कौन सी हाँ। जो। तो भोपाल शायद हो सकता है, ये ना हो। इसमें पहले शायद जिक्र आया था कि कहीं नदियों का शुरू में, क्योंकि मैं थोड़ा सा नहीं, शुरू वैसे में तो शायद, स्पष्ट तो नहीं आया। हाँ तो इस तरीके नहीं ऐसे से नहीं। बताए थे वैसे, नदियों किनारे मेरे कुछ हिसाब से नगर होते हैं। भोपाल खुद शहर में शायद हो सकता है नदी आसपास ना हो। भोपाल ही नहीं है सर सर, इसमें। भोपाल सर। हाँ, तो आगे कहता है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ये अगर नहीं बताया तो फिर ये लगा लो कि शायद हमारा ध्यान नहीं है।
ये कह रहा है भाई नगरीय जनसंख्या के लिए जनसंख्या घनत्व 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, है या नहीं है? ये हाँ राइट है, जी। क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं। फिर हम्म, थर्ड नंबर का ऑप्शन उसको देखते हैं, 75% अधिक जनसंख्या प्राथमिक खंड खंड में संलग्न है। गलत है ना, प्राथमिक में नहीं होना चाहिए, ये तो गैर प्राथमिक में ये होना तो चाहिए, ये वाला। ग्रामीण गैर है। कृषि, हाँ, गैर जबकि कृषि बी होना वाला चाहिए। ऑप्शन है ना, नगर पालिका नगर निगम होना चाहिए। और जनसंख्या एक चौथा ऑप्शन है, जनसंख्या 5,000 कम से कम व्यक्तियों का ऐसा होना चाहिए। तो ये वाला अपन एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव भी कर चुके हैं, और ये हम जब उसमें पढ़ रहे थे तब ये चीज डिस्कस हुई थी। तो आप समझ गए होंगे इसमें सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि 75% जनसंख्या अधिक गैर कृषि कार्य में होना चाहिए, ना कि प्राथमिक वाले में। मतलब प्राथमिक से हट के, मतलब ये लगा लो आप मोटे मोटे। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? पर्यावरण जो परिवेश ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती, कहाँ पर ऐसी है जो ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? कौन सी परिक्षिप्त ग्रामीण पर्यावरण से संबंधित? तो जैसे गंगा का जलोढ़ मैदान हो गया, हिमालय का निचली घाटियां हो गई, और राजस्थान का शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश हो गया, और उत्तर पूर्व के वन और घाटियां। जी बताइए। गंगा गंगा का जलोढ़ मैदान। तो ये परिक्षिप्त शब्द क्या है, जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम, प्रक्षिप्त टूटे टूटे हुए क्रम में है ना, एक वो एक स्थल शब्द में आए थे पाए अपने जाते साथ। हैं। हाँ, अब आप, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि जहां पर परिक्षिप्त भाई, मतलब सर एकाकी, यानी एक एक अलग अलग। हाँ मैं जैसे एक घर परिक्षिप्त, कहीं पे बसा हुआ, एक घर कहीं पे बसा हुआ, वैसे। हाँ, हाँ मतलब टूटा हुआ, ज्यादा। मतलब अलग अलग बिखरा हुआ। टूटा हाँ। हुआ। हाँ सर। बेटा मैंने खा लिया, ले जा। जैसे गंगा के मैदान में तो गुच्छित नदियां गुच्छित वो पाए जाते हैं, गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि मैदानी भाग है ये। हिमालय का जो भाग होता है वहाँ पे सड़कें, परिवहन, संचार ये ऊपर कम नीचे होते हैं, तो इस कारण से दूर दूर पाए जाते हैं। 6 नंबर ऑप्शन में राजस्थान के शुष्क मैदान में भाग है ना, जहाँ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वहाँ पर टुकड़ों में पाए जाते हैं शहर, अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र। उसके अलावा उत्तरी पूर्व जो वन और पहाड़ियां है ना, पहाड़ियों वाला तो क्षेत्र हमेशा यही रहेगा। पर तो मैदान है ना, मैदान आकर्षित करता है गुच्छे को, तो गुच्छे हम्म। रूप में पाया जाता है, तो ये प्रक्षिप्त बस्तियां नहीं है यहाँ मैदानी जी, भाग में वैसे भी सर जनसंख्या सघन होती है ना। पे। हाँ जलोढ़ मैदानों में तो सघन पाएगी, जबकि और जगह विक्षिप्त रूप में पाएगी, कोई कहीं रहता है इस तरीके से। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर जो 4 नंबर है उसको देखते हैं, निम्नलिखित नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार जो है क्रमबद्ध है? तो एक क्रमबद्ध बता रहा है, तो इस तरीके से अपन देखेंगे इसको भाई, कौन कौन से नगर थे जो जैसे ये बता रहे हैं कि भाई किस आधार बांटा ये नगरों को, कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो किस चीज, जनसंख्या में या फिर किसी में, या फिर नॉर्मली विकास के आधार पर नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम। तो जैसे अपन बात करते हैं दिल्ली, ये वाला तो क्वेश्चन मेरे समझ नहीं आ रहा किस तरीके से, ये निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के नगरों के वर्ग अनुसार। थे ना, वर्गों के सही। वर्ग की तो थे, वो 10 लाखी नगर थे, आपने अभी तो बताया था, नगर थे, नगर महानगर थे। महानगर मेगा अच्छा नगर अच्छा नगरीय ठीक है, संकुल। तो इसमें अपन वो तो देखते हैं, फिर ये तो 4 ऑप्शन है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, लेकिन क्रम जमाना की बात कर रहा है वो, किस तरीके से मतलब, चारों तो है ऑप्शन में, सब दिल्ली है, मुंबई, सबसे पहले चेन्नई। नगर है। तो जैसे मुंबई था सबसे पहले, अपन देख रहे थे, चलो उस तरीके से, फिर उसके बाद उसमें दे रखा है कि क्रम, एक बार थोड़ा सा देख लो पीछे, फिर 10 लाख की महानगर। बड़ा। आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर। सर इसमें जो पीछे टेबल जी वगैरह सर। दे रखे हैं, जैसे ये दे रखा है नगरीय संकुल के लिए भी दे रखी है, ऐसे ये फिर वर्ग अनुसार दे रखा है शहरों का क्रम, जो एक वो दे रखा था ना, 10 लाख से अधिक, इस ये तरीके तो तो वो हाँ 6 नगरों में शायद क्रम है कोई हाँ, ये। फिर उसके हिसाब से आगे दे रखा है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उस हिसाब से कोई वर्ग के हिसाब से बांटा गया है इनको, मेरे हिसाब से कोई ऐसा वर्ग देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या चीज है, ये वर्ग वगैरह वो तो ठीक है अपन देख रहे हैं, लेकिन ये क्रम किस तरीके से पूछा है, ये अगर जनसंख्या का आधार पर अपन नॉर्मल देखें तो जनसंख्या में तो फिर अपने सामने चीज आ जाएंगी, जिस सबसे ज्यादा जनसंख्या शायद, जैसे अपन वैसे देख रहे हैं नगरीकरण के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा वो मुंबई वाला है, वैसे जनसंख्या घनत्व के बाद दिल्ली वगैरह ये चीज है।
चलो इसको देख लेंगे, या तो अगर कंफर्म हो तो बता सकता है कोई, नहीं तो इसको एक बार देख के कंफर्म करना पड़ेगा किस वजह से पूछ रहा है पदानुक्रम। मतलब एक तो जिसको जनसंख्या के आधार पर या विकास के आधार पर पूछता है। कोई बोल ही नहीं रहा है कोई भी। जनसंख्या के आधार पर होने चाहिए सही, शायद हाँ जनसंख्या के मैं वही आधार कह पर रहा है हूँ। तो फिर हाँ। हाँ अगर जनसंख्या का आधार पर, फिर हम जनसंख्या का आधार पर बांट देंगे देखो भाई, दो ये ही ना, चीज। इस क्वेश्चन को, वैसे तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है, इसी क्वेश्चन को देखते हुए हम ना 37 नंबर पेज नंबर पर देखते हैं। हम्म। तो हम देखते हैं तो मुंबई, बृहत मुंबई है लगभग 33 नंबर संख्या पर है। कोलकाता है 18 नंबर पे, और दिल्ली है लगभग 6 नंबर पे, और चेन्नई कहाँ पर है? चेन्नई से तो 50 पे है सर। वैसे इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो कोलकाता की है, नहीं वृहद मुंबई की है। बृहत मुंबई की है क्या? हाँ सर्वाधिक जनसंख्या तो दिल्ली की नहीं है क्या? अरे दिल्ली में जनगणना तो होता है 163 वो। है जनसंख्या, पीछे दे रखा है 184 है उसमें वृहद मुंबई में, इसमें 163 देगा दिल्ली में। दिल्ली की 163 है, और बृहद मुंबई की 184 है, कोलकाता की 141 है, और उसकी 86 है। तो इसका मतलब है सबसे पहले आएगा बृहद मुंबई, फिर उसके बाद में आएगा घर वाला सर इसका, कोलकाता। फिर दिल्ली, फिर चेन्नई। घर वाला होगा सर हम्म, इसको। हाँ हाँ हो सकता है क्या? घर वाला होगा सर इसका। जैसे इसमें 36 पेज पे देखे ना उसके अकॉर्डिंग, तो सर मतलब ये दे रखा है, कैसे पूछ रखा है। 36 पे मतलब वो बताए थे ना कि 1,84,00,000 लोगों के साथ बना मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकुल, उसके बाद दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, ये और हैदराबाद। तो इसके अकॉर्डिंग ये बीच में से उठा के दिया है, उसके अकॉर्डिंग तो ये घई होगा। ध्यान नंबर। वो देख लो सर, वहाँ देख लेना जो सॉल्यूशन है ना एनसीईआरटी का, वहाँ चेक करके बता देना सही। देखना ही पड़ेगा इसका, मेरे तो अभी समझ में नहीं आया। बृहत मुंबई तो देख लो अभी सबसे बड़ा संकुल है, तो इसका मतलब सबसे पहले वो होगा, उसके बाद में कौन सा है? कोलकाता। बृहत मुंबई वाला एक ही ऑप्शन है सबसे आगे, तो फिर यही होगा सर, गै नहीं, नंबर दो वाला। में है ना, दो में भी, कै में भी तो बृहत मुंबई है। वो उसमें है कै वो बन में है तो बेंगलुरु कोलकाता से ज्यादा नहीं है सर, कोलकाता में तो ज्यादा कोलकाता है में ज्यादा बेंगलुरु। है फिर, उसमें बेंगलुरु में नहीं हाँ। है। देखो कोलकाता आएगा फिर second नंबर पे। देखो मेरी बात सुनो, जैसे अपन जनसंख्या का आधार पे बांटे जो, तो भाई ये क्रम बन रहा है मुंबई का, दिल्ली का, कोलकाता और चेन्नई का। चेन्नई में हम चारों में कम है, मुंबई में सबसे ज्यादा है, और फिर दिल्ली में है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कोलकाता में, चौथे नंबर पर जो हम बात करते हैं जनसंख्या की वो है चेन्नई में। तो अब चेन्नई। उस तरीके से वो ऑप्शन देख रहा है तो देख, मुंबई दिल्ली और कोलकाता, मुंबई दिल्ली कोलकाता, मुंबई दिल्ली कोलकाता, इसमें कोई है ही नहीं, मुंबई दिल्ली कोलकाता, ये लास्ट वाला है, यही बनेगा आंसर, और कोई नहीं बनेगा अगर, क्योंकि और कोई वर्ग बन ही नहीं रहा भाई, और क्या बना, हम जनसंख्या का आधार पर देख सकते हैं। ये जो सर डी ऑप्शन है जो ना, 36 पेज और पे है ना घनत्व उसके के आधार अकॉर्डिंग पर तो नहीं देखें होगा तो सर। सर फिर सी भी तो हो सकता है ना सही वाला। कैसे? जैसे सर्वाधिक जनघनत्व दिल्ली में, वैसे। नहीं जन घनत्व तो हम पढ़ ही नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं अभी नग, हाँ हम नगरों घनत्व का। थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम नगरों को पढ़ रहे हैं, नगरीकरण जनसंख्या का आधार भी तो नगरों को पता चलता है भाई, हम घनत्व तो पढ़ ही नहीं रहे, घनत्व एक अलग चीज हो गई। हम तो ये पढ़ रहे हैं भाई, शहर की पता कैसे लगा, कितने लाख जनसंख्या हो तो सर एक किसको बार क्या कहेंगे। घनत्व है 36 पे तो ना, सर जनसंख्या का ही ना। नहीं सर एक बार बात नहीं 36 हम, पेज वाला ना वो पैराग्राफ पढ़ो आप, देखो उसमें शायद आंसर मिल जाए इसका। जो अभी आया था ना वो 36 पेज पे जो पैराग्राफ है बीच वाला, उसके अकॉर्डिंग फिर ये उसमें आंसर दूसरे होगा नंबर इसका। दिल्ली आ रहा है, वृहद तो मुंबई सर उसमें दिल्ली दे नहीं कोलकाता रखा ना, चेन्नई। तो ऑप्शन दे नहीं उसने रखा ना दिल्ली, हाँ, उसमें ऑप्शन दे नहीं रखा ना, उसके बाद में मुंबई दे रखा है। हाँ, मुंबई के बाद दिल्ली मतलब नहीं है। पहले दिल्ली छोड़ रखा, फिर कोलकाता दे रखा है, फिर उसको छोड़ रखा है, फिर चेन्नई दे रखा है, ऐसे दे रखा है मतलब। हाँ। इसका आंसर डी आएगा,
आप डी कहीं चेक आएगा कर लेना, इसका। जनसंख्या के आधार पे हाँ, ये है, पहले जनसंख्या मुंबई का है, फिर आधार पे। दिल्ली है, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई है। ये है इसका फाइनल आंसर कुछ। और आप ये कहीं डी चेक कर वाला है लेना वो सर। हाँ। और सर चेक करके बता देना फाइनल आंसर क्या है। नहीं ये फाइनल, बाकी कल एक बार और कंफर्म कोई 19-20 रहेगा तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो सर कुछ ये अंदर टेबल वगैरह देख रखे हैं, अगर कोई आंकड़ा आप बताना चाहो तो आप देख सकते हो, वैसे अंतरिम आंकड़े हैं तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही है, बाकी ऐसे देखे तो दिल्ली का मतलब कोलकाता से ज्यादा है जनसंख्या दिल्ली की, और इसमें यही हाँ कह रखा है। सबसे ज्यादा मुंबई की है, फिर दिल्ली की है, और फिर कोलकाता, फिर चेन्नई की है। ये तो क्रम है एक्चुअल, क्योंकि अपन मुंबई से सीधा चलेंगे दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, ये एग्जैक्ट क्रम सही है जनसंख्या का। और इसके बाद जो जनगणना 2000। चार के बाद में जो, हाँ 2011 की बता रहा हूँ मैं, और 2004 के बाद में पहले नंबर फिर बेंगलोर, फिर हैदराबाद, जो 6 पढ़े थे ना अपन ने भाई, मुख्य रूप से मोटे मोटे पढ़े थे ना, तो इससे हाँ हाँ 5 नंबर बेंगलोर और 6 नंबर हैदराबाद है। तो ये और कोई हाँ और कहीं नहीं, जनसंख्या का आधार वही आते हैं। हाँ, यही आया था एक जगह ही बस, और उसमें ये दे हम्म। रखा है। यही इसके चक्कर में ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर कोई और 19-20 होगी तो कर लेंगे। आप इसको जो सर आंकड़े हैं, कोई अगर देखना चाहो स्पेशल कोई चीज ऐसी लग रही हो, कोई चित्र में कोई चीज नीचे दे रखी हो, कुछ ऐसी चीज अगर आप देख लेते हैं थोड़ा सा, नागालैंड में परिक्षिप्त बस्तियां वो जो अलग अलग हो रही हैं उस तरीके से, वो तो दे रखा है, अगर गुच्छित वो पढ़ी है आपने। मुझे लगता है ऐसी कोई चीज नहीं बची इसमें। फिर भी आपका कोई अगर क्वेश्चन अलग से हो कोई चीज में तो आप पूछ सकते हैं। ये 36 नंबर पेज पर है, सबसे ऊपर का तो डायग्राम है इस पे, उस दे रखा है भारत की जनगणना 2011, भारत सरकार 2017, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार। ये कि भारत में वर्गानुसार शहरों और नगरों की संख्या, जिनकी जनसंख्या 2011 में थी। 468 का आंकड़ा आया था ना, वो 1 लाख ही से आया था वो, 1 लाख एक प्लस लाख 468 दे ये पहले तो आप ये देख लो कि कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 हैं। वर्ग कितने बने हुए हैं, नगरों के कितने वर्गों में बांटा गया है, पूछ ले कि जनगणना 2011 में नगरों को कितने वर्गों में बांटा गया है। 6 वर्गों में बांटा गया है। एक है 1 लाख से अधिक, कितना भी हो सकता है, 1 लाख से 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ तक कोई भी हो सकता है। मैंने 1 लाख से ऊपर ऊपर है, तो 1 लाख से ऊपर ऊपर कितने हैं, 468 है। अब 50,000 से 99,000, यानी 1 लाख के बीच में, 50,000 से वो है 474। 20,000 से जो जनसंख्या 50,000 के बीच में रखते हैं वो है 1373। और 1,000 से 19,000, यानी कि 20,000 के बीच में है वो 1683 है। 5,000 वाले हैं, 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में 1700, और 5,000 से कम वाले हैं वो 424। एक तो ये ध्यान रखना है। ऊपर वाला आंकड़ा अच्छा है, बाकी ये थोड़ा सा है कि नगरीय जनसंख्या में कुल कितना है, तो जो 10 लाख, 1 लाख से जस्ट ऊपर ऊपर की जनसंख्या वाले जितने भी ना 468, तो वो कितनी जनसंख्या को रखते हैं, वो रखते हैं 60% जनसंख्या को रखते हैं अपनी टोटल जनसंख्या का, नगरीय जनसंख्या का। ये टोटल जनसंख्या का नहीं है, टोटल नगरीय जो जनसंख्या है ना, उस जनसंख्या का 60% है। क्योंकि 60 फिर 10 और 15, 8 4 दोनों को मिलाएंगे ना तो ये इक्वल होगा 100%। और 100% किसका 100% है, ये नगरीय जनसंख्या का है। फिर होते हैं ग्रामीण। तो नगरीय जनसंख्या थी कितनी जो 100% थी, वो थी 31.5 के करीब। पढ़ा था हमने इसकी स्टार्टिंग में, कल भी पढ़ा था। 68.5 के करीब है, 68 या 69 पॉइंट के लगभग है, 69% के करीब है ग्रामीण जनसंख्या, तो उसका है। बाकी अगर पूछे कि भारत के 10 लाखी नगरों, जनगणना 2011 में कुल कितने थे, तो 53 थे। चलो ये बताओ राजस्थान का कौन कौन से शहर है, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। जयपुर, जोधपुर। जयपुर और जोधपुर। जोधपुर। कोटा भी है 9 नंबर पे, देखो। हाँ, कोटा। 7 8 9 पर देखो आप, जयपुर, जोधपुर, कोटा। पूछ लिया जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत
में 10 लाख नगरों में कौन सा राजस्थान का नगर शामिल नहीं है? तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर नहीं होगा, ज्यादातर उदयपुर को देता है या बड़े कुशी क्षेत्र को देता है, अजमेर वगैरह को। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला तो आपको पता ही चल गया, मुंबई है। इसने भी पहले ही कहा था कि 1,84,84,00,000 की जनसंख्या इसके पास रहती है, इसके अंदर है, बृहत जो क्षेत्र है। बाकी इसके अलावा है क्रमशः, आप इनको नाम भी लिख सकते हो। अभी 1 नंबर पर मुंबई है, तो 2 नंबर पे कौन होना चाहिए था? 2 नंबर पर होना चाहिए दिल्ली। 2 दिल्ली, 3 पर कौन है? कोलकाता। कोलकाता, फिर मुंबई, नहीं चेन्नई। चेन्नई। देखो क्रम तो ये बनता है, 1 नंबर पे है मुंबई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। हाँ सर। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। बस थोड़ा सा इसमें लास्ट वाले ऑप्शन में इसने ऊट टांग सा ऑप्शन दे दिया है, बाकी ठीक है। टोटल 53 नगर है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। अब उसके बाद में एक है 35 नंबर पेज नंबर पर है डायग्राम है ऊपर वाला। इसमें है भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियां हैं, ये पिछले 100 सालों में 1901 से लेकर 2011 के बीच में है। भारत की जनगणना 2011 के अंतर्गत पिछले 100 सालों का देखा गया था कि वे कैसे है। तो पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा नगरीकरण किस वर्ष था? तो इसमें जो सेकंड लास्ट जो पैर है ना, कुल नगरीय जनसंख्या में इनका प्रतिशत कितना है? वर्तमान में तो 31.16 है, ये मैंने बताया था अभी आपको। 31 है, 27 है, 25 है, 23 है, 23 इसके बाद में सबसे ज्यादा वर्तमान में ही है। एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि पिछले 100 सालों में अगर नगरीकरण देखा जाए ना, तो वर्तमान में ही है वो, इससे पहले कोई वक्त नहीं था। परंतु न्यूनतम कहाँ पे है? तो न्यूनतम पहले वाले में ही है। नहीं, पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में है, 1911 में। यानी कि 2011 और 1911, 100 साल पहले, एग्जैक्ट 100 साल पहले 10.29 था। अब तो ये हो गया जनसंख्या में प्रतिशत। अब उसके बाद में अगर वो पूछे कि 100 सालों में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? तो 2011 में 31.8 और 2001 में है 31.13, तो ये ज़्यादा है। परंतु 1991 में है 36.47 है, परंतु इससे भी ज़्यादा 81 वाली है, 46 वाली। हाँ, तो 46 वाला है 1981 में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर रही। एक ही अंडरलाइन कर दो। न्यूनतम किस वर्ष है? न्यूनतम है 1911 में। .35। सर्वाधिक नगरीय वृद्धि दर्ज की गई कब की गई थी? 1981 में। और वर्तमान में क्या है, नगरीय वृद्धि दर कितनी है? 31। ये है कुल नगरीय प्रतिशत कितना? 31.16 है, परंतु वृद्धि दर कितनी है? 31.8। अगर आपको दे दी 31.8, 31.16, 31.32 से 8 दूनी 16, जैसे होता है ना 8 का पाड़ा, 8 और 2 16, 3 और 24, तो इस प्रकार से अगर 31.8 है तो इसका मतलब है 10 की वृद्धि दर है वो 2011 की। अगर 31.16 है तो इसका मतलब है कि वो कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, आंकड़े पास पास ही हैं। अगर आपसे पूछ ले कि पिछले दशक की तुलना में नगरीकरण बढ़ा है या घटा है? घटा है। अगर आपसे पूछ ले कि पिछले नगरीकरण की तुलना में वर्तमान में जनसंख्या प्रतिशत बढ़ा है या घटा है, जनसंख्या प्रतिशत, तो बढ़ा है, क्योंकि यही है ना, अंतिम यही है। क्योंकि पिछले साल जो प्रतिशत था वो 28.78, 27.78 था, और वर्तमान में 31.16 है इसका प्रतिशत। बाकी अगर आपसे पूछे 1 नंबर की तालिका है उसमें
जो 2011 में टोटल जो नगरों और नगर संकुलों की संख्या कितनी थी? 6171। ये भी याद रखना है। एक आंकड़ा, 2, 3, 4, 5, 6, इस तालिका से सिर्फ 6 आंकड़े हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो याद करने हैं आपको। 2011 में टोटल कितने थे? 6171 थे। और उसके बाद में कुल 31.16 थी, वृद्धि दर 31.8 थी, अधिकतम 1981 की थी और न्यूनतम 1911 की थी, आज से 100 साल पहले की। सर्वाधिक प्रतिशत वर्तमान में पाया जा रहा है, जो पिछले के मुकाबले बढ़ा है, परंतु इसका जो दशकीय वृद्धि दर है वो पिछले की तुलना में घटी है। कितनी घटी है? तो लगभग मान लो इसकी 8, 4, 12, 13, 0.5, 0.5 नहीं, 0.5 नहीं, 0.05, 0.05% बढ़ी है। 0.05 घटी है। 31.13 थी पहले, पिछले दशक में, 2001 के दशक में। और बताओ कोई। बाकी ये मुख्यतः आपको याद रखने हैं कि टोटल कौन कौन से जो नगर हैं, औद्योगिक नगर कौन से हैं। राजस्थान का सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, क्या नाम है उसका? कालीबंगा का अगर नाम बताए तो किस नगर में रखोगे आप? परिवहन नगर, औद्योगिक नगर, प्रशासनिक नगर, प्राचीन नगर, किस में रखोगे आप? प्राचीन नगर। प्राचीन नगरों में है। राजस्थान में कोई भी वैसे प्राचीन नगर का नाम वर्तमान में की बुक में नहीं है। अगर होता तो प्राचीन नगर जैसे आपको दे दे कि जैसे विराट नगर, शिवी जनपद, विराट नगर, परंतु ये नगर हमारे यहाँ पर वर्तमान में मौजूद नहीं है। मौजूद का मतलब है कि वो थे जरूर, परंतु वहां पर ना वो अलग से क्या है, जनसंख्या बढ़ गई तो वो उनका मूलतः, हाँ, मत्स्य वगैरह। हाँ, मत्स्य जनपद की राजधानी वगैरह तो वो थे जरूर यहाँ पे, परंतु ये कि जैसे पाटलिपुत्र है तो पाटलिपुत्र का नाम वर्तमान में पटना है। पाटलिपुत्र है तो सही। नालंदा, जैसे हाँ, नालंदा बिहार वाराणसी हो वाला है गया तो वैसे। वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, तो ये पुराने हैं, प्राचीन नगर है, जैसे पाटलिपुत्र है। इसके अलावा राजस्थान पुराने में हैं जयपुर और है। वर्तमान में भी मौजूद है ना सर, इसलिए शायद। हम्म, सही है। जो जयपुर है तो जयपुर की जो सवाई जय सिंह, किसके द्वारा? जय सिंह था क्या जयपुर की हाँ, सवाई संस्थापक? जैसे। तो जयपुर द्वारा वर्तमान में मध्यकालीन नगर है वो। हैदराबाद, आगरा, आगरा जो मुगलों के द्वारा बसाया गया था, और जिसमें जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, बाबर है, अकबर है, तो इनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी तो पिछले दशक में बनाया है, 1911 में हुई थी इसकी नवीनतम राजधानी के रूप में। आधुनिक नगर के रूप में जिनके पैमाने या फिर जिनके माप बनते हैं या फिर जिनके सिटी प्लान बनता है, जैसे ली कार्बूजियर का नाम आता है, तो ली कार्बूजियर किस शहर से जुड़े हुए हैं? चंडीगढ़ से। एडविन लुटियंस ने किसका बनाया था? दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली का एडविन लुटियंस। जयपुर का कौन सा है? जयपुर का आर्किटेक्चर कौन है? विद्याधर। 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 हाँ, विद्याधर। तो ये थोड़े से के दो चार नगरों के आपको आर्किटेक्चर अपेक्षा आपके नोट्स में लिखे ही होंगे। बात तो ये है कि उपनिवेशवाद काल के बाद में आधुनिक नगरों की बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। जैसे इसमें लिखा गया है कि अंग्रेजों ने बाद में 3 मुख्य नोड, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की। 3 नोड पर, क्योंकि सबसे पहले जो व्यापारिक कोठियां स्थापित हुई थी ना, तो सबसे पहले कोलकाता में स्थापित हुई थी, वो समुद्र तट के किनारे था, इस कारण से कोलकाता में स्थापित हुई। कोलकाता राजधानी भी था पहले, जब अंग्रेज भारत में आए तब कोलकाता राजधानी था। 1911 में चेंज किया गया इसको। अगर आपसे पूछे कि जो 6 महानगर है, मेगा नगर है, उसमें टोटल जनसंख्या का, टोटल जो नगरीय जनसंख्या उसका कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो वो लगभग है 20 या 21% है वो नगरीय जनसंख्या इन मेगा नगरों में रहती है। बाकी तो अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप।
भारत में वो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, वो जो 4 भाग बांटे थे ना, उनमें से नगर में निवास करती है ना सर 60%। हाँ नहीं, नगर में, हाँ नगर, जो नगर है ना, जो नगर पहला 1 वर्ग है लाख से इसका। ज्यादा वाला। हाँ, हाँ। 1 लाख वाला अभी तो बताए थे ना, वो 6 थे वो पहले। ज्यादातर आप उस डायग्राम से समझोगे, क्योंकि उस डायग्राम में स्पष्टतः 6 नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। जो 1 लाख से ऊपर ऊपर वाले थे ना, वो थे 468। और उन 468 हम्म। नगरों में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? वो 60.45, 60.5% है वो जनसंख्या निवास करती है। जैसे हम कहते हैं ना कि राजस्थान में मरुस्थल फैला हुआ है, कितना, 61.11%। उसी प्रकार क्या है, 1 लाख से ऊपर ऊपर में जनसंख्या कितनी रहती है? तो 60% या 61% जनसंख्या वो निवास करती है। जी सर। ठीक है, कल वाला टॉपिक कल ही पढ़ेंगे, क्योंकि अब शुरू कर दिया तो फिर ये पूरा नहीं होने वाला। कल पढ़ेंगे तो क्या है कि हाँ लगभग ग्यारह सही है दस सर। 10 बजे, हाँ, क्योंकि अब वाला थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर। ओके सर।